हाय, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, सभी डिप्लोमा होल्डर, सभी बी होल्डर जो भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, जो जॉब में है सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज के मेरे इस वीडियो में मैंने ड्राइंग दोस्तों पहले से ही बना लिया है, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लिया हूँ दैट इज़ नोन एज कूलिंग टावर। अब ड्राइंग इसलिए मैंने पहले से बना लिया क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ड्राइंग बनाते रहो फिर उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैंने ड्राइंग जो है रफ़ ड्रॉ कर लिया हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कूलिंग टावर की एक ड्राइंग बनाई हुई है। अब इसमें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कूलिंग टावर का ये सम्प है। सम्प मतलब जहाँ पे नीचे वाटर कलेक्शन होता है, दैट इज़। और यहाँ पर जो रहते हैं ना ओपन्स रहते हैं, इनको हम लोअर्स बोलते हैं। लोअर्स की तरह ओपन रहते हैं, जैसे कि आपने कूलर में देखा होगा ना, कूलर में देखो ऐसे, जैसे कूलर का डब्बा है तो देखो वहाँ पे साइड से एयर इन होने के लिए दिया रहता है, तो इनको हम लोअर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कूलिंग टावर बड़े स्केल का होता है तो ये लोअर्स रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इनको हम लोअर्स बोलते हैं। अब इस पोजीशन में क्या रहते हैं, फिन्स रहते हैं। ये फिन्स किस लिए होते हैं मैं उसका कारण बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर ऊपरी हिस्से में यहाँ पर मोटर विथ फैन होता है, काफ़ी बड़े फैन होते हैं इसमें। मोस्टली 3 ब्लेड फैन होते हैं, मोस्टली 3 ही ब्लेड रखे जाते हैं। और हर एक ब्लेड का एंगल जो रहता है, उसका जो कर्व रहता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो 15 डिग्री का इस तरह के शेप में रखना पड़ता है उसको, ठीक है। बेस्ट डिज़ाइन जो कूलिंग टावर की होती है ब्लेड की, वो 8 डिग्री टू 10 डिग्री ब्लेड का एंगल होना चाहिए। इससे न बहुत ज़्यादा कम रखना है, न इससे बहुत ज़्यादा 12 तक भी जा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर ये ओपन पोजीशन है, ठीक है। और ये जो कूलिंग टावर का है आप देखिएगा, एक मैंने कूलिंग टावर का जो नीचे का वाटर आउटलेट है, मैंने यहाँ जो है चिलर के, क्योंकि ये सभी एचवीएसी के पार्ट हैं इसलिए चिलर के कंडेंसर से जोड़ के रखा, और इधर चिलर के कंडेंसर से एक आउटलाइन बना के रख दी हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ एक्चुअली होता कैसे है। जब हम चिलर ऑन कर देते हैं तो आपको मैंने लास्ट टाइम बोले वीडियो में कवर किया था कि चिलर काम कैसे करता है। तो कंप्रेसर से जो गैस हाई प्रेशर में होती है वो फिर कंडेंसर में आती है। कंडेंसर में देखिए सेल में देखिए रेफ्रिजरेंट रहता है। ये जो डॉट डॉट मैंने मारा है ना, ये रेफ्रिजरेंट होते हैं सेल में। और जो ट्यूब है, ट्यूब में वाटर पास होता है, ठीक है। इस तरह से होके ट्यूब से बाहर आती है वाटर, ठीक है। तो कंडेंसर आपको मालूम है इट्स वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हीट गेन हीट एक्सचेंज होती है। तो यहाँ से हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो भी रेफ्रिजरेंट होगा गैस फॉर्म में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, वो कंडेंसर में आके 50% लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कूलिंग टावर के ये जो आउटलेट का वाटर है ये जो कूल हो जाता है पानी। अब ये कूल कैसे होता है ये हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे आप खाली इतना समझिए कि यहाँ के कलेक्शन में कूल वाटर होते हैं। तो ये कूल वाटर जो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर यहाँ पे गिर जाता है। 50% के बाद मोस्टली वो लिक्विड फॉर्म में पार्शली कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एक्सपांशन डिवाइस की तरफ रेफ्रिजरेंट चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो कूलिंग टावर का जो वाटर है वो क्या किया, रेफ्रिजरेंट का हीट ले लिया अपने पास। सरफेस कांटेक्ट से लेता है, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है यहाँ पे कोई भी चीज़। ट्यूब सेपरेट है, सेल में ही ट्यूब बने रहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है रेफ्रिजरेंट का वाटर का। इट्स अ सरफेस कांटेक्ट, सरफेस हीट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो कूलिंग टावर का जो वाटर है फिर ये वापस से कूलिंग टावर में इस यहाँ पे आके देखिए, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से होते हुए देखिए, यहाँ से निकला ये होते हुए आप देखिएगा, फिर यहाँ पे कूलिंग टावर में वापस इन हो जाता है। अब कूलिंग टावर पे चलिए हम चलते हैं। अब आपको मैं उसके पैरामीटर्स बताता हूँ। ये जो फिन होते हैं ना, ये जो कूलिंग टावर का जो पानी जो कंडेंसर से होते हुए जो यहाँ पे इन होने के लिए आया है, तो ये पानी नॉर्मल जो पाइप रहती है इसकी 300 mm की होती है। कूलिंग टावर की मोस्टली पाइपें 300 mm की साइज़ की होती हैं, ठीक है। काफ़ी मोटी पाइप होती हैं। तो ये पानी अगर हम डायरेक्ट एक ही जगह पे गिरा देंगे तो वो पानी सीधे यहाँ आ जाएगा, तो पानी ठंडा होगा नहीं होगा। जैसा पानी यहाँ का हाई टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि उसने
क्या किया, रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया और उसकी हीट खुद ले ली, तो अब ये पानी आपका गर्म हो गया कंडेंसर का। तो अब इस कंडेंसर के पानी को कूल करने के लिए ही कूलिंग टावर में डाला जाता है। तो अब कूलिंग टावर क्या करेगा, जैसे ही आप ये फ़ैन चालू करते हैं ना, ये ऊपर का काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है, 30 एचपी का तो मोटर रहता है, कम से कम 20 से 30 एचपी का मोटर होता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, इतनी खतरनाक गति से दौड़ता है, ये क्या करता है, बाहर के एटमॉस्फेयर के एयर को खींचना चालू करेगा चारों बाजू से। 4 बाजू रहते हैं कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर एक प्रकार का चौरस शेप में रहता है, ठीक है। तो चारों तरफ से हवाएं खींचेगा और यहाँ से पानी जो है ये हर एक फील्ड्स में से पास होता होता स्प्रे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम स्प्रे पार्टिकल में, मतलब फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाइन पार्टिकल में जो वाटर यहाँ पे गिरेंगे ना, वो बाहर के एयर के कांटेक्ट में आते ही ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि आपको ही पता है, ये आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा कि आप वाटर के पार्टिकल को जितने फाइन पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना जल्दी हीट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उसका सरफेस वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र के लिए एक्सपोज आसानी से होता है। तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर काफ़ी कूल होकर के नीचे यहाँ सम्प में इकट्ठा होते रहता है, क्योंकि बाहर के एयर के सरफेस से इवोपरेशन के थ्रू जो है पानी, ये जो कूलिंग टावर में जो नीचे की तरफ गिरते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं। फिर ये वाटर वापस आपका फिर से चिलर के कंडेंसर में जाएगा और ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है साइकिल, ठीक है। ये साइकिल चलती रहेगी इस तरह से कंटिन्यू, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, काफ़ी आसान है कूलिंग टावर को समझने के लिए। और इसे हम एक प्रकार का इवोपोरेटिव टाइप कूलिंग टावर कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब लंबे समय तक ये पानी जो है, लंबे समय तक कूलिंग टावर का कंडेंसर के थ्रू कंटिन्यू सर्कुलेशन में होते होते पानी की हार्डनेस बढ़ जाती है। तो पानी की हार्डनेस अगर बढ़ जाती है कूलिंग टावर की, तो कूलिंग टावर के वाटर को केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब इसके पानी में हमको पर डे उसमें, मतलब जैसे कि आपका एंटी स्केलेंट हो गया, जिससे कि स्केल ना लगे उसमें, ठीक है। और बैक्टीरिया ना हो तो उसके लिए एंटी बैक्टीरियल जो है कुछ बायोडिग्रेडेबल जो है वीकली बेसिस में पानी में मिलाए जाते हैं इस तरह से। और पीएच, कूलिंग टावर का पीएच भी मेंटेन करने के लिए, मतलब उसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको भी मेंटेन करना रहता है 9.5 तक। तो उसके लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का डोसिंग जो है पानी में किया जाता है, क्योंकि पानी क्या हार्ड हो जाता है ना, तो उसको मेंटेन करना रहता है। और पाइपिंग में फिर कंडेंसर में स्केल ना जमा हो, तो इसके लिए एंटी स्केलेंट का भी डोसिंग पर डे बेस पे डिज़ाइन के तौर पे किया जाता है। जिस हिसाब से आपकी कूलिंग टावर हो उस हिसाब से केमिकल की डोसिंग जो है डिफ़ाइन की जाती है। तो ये तो जब कूलिंग टावर जब इंस्टॉलेशन होता है तो उसी समय हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर कूलिंग टावर की फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि सम्प में अगर लंबे समय तक पानी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए तो उसमें काइयाँ लग जाती, ग्रीन शैवाल लग जाते हैं। तो उसको भी आपको मंथली या जैसे आपका सुविधाजनक हो आपके प्लांट में, उस तरह से आप उसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं कूलिंग टावर की, ठीक है। सम्प की क्लीनिंग होती है, फिन्स की भी क्लीनिंग की जाती है, क्योंकि हार्ड वाटर के चलते जो है ना कूलिंग टावर के जो फिन्स रहते हैं ना, इसमें भी हार्डनेस बहुत जमा होती है। इसीलिए एंटी स्केलेंट का जो डोजिंग है वो प्रॉपरली करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन होते हैं, कूलिंग टावर की रेंज होती है, कूलिंग टावर की अप्रोच। रेंज मतलब तो बहुत सिंपल है कि आपका जो कूलिंग टावर में वाटर इन हुआ और कूलिंग टावर का वाटर आउट हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो कूलिंग टावर की रेंज आ जाती है। अप्रोच टेम्परेचर, अप्रोच कूलिंग टावर का अप्रोच किसे बोलते हैं, आपका कूलिंग वाटर का, कूलिंग टावर का जो आउटलेट वाटर है जो कूल हो गया वो, और प्लस जो एटमॉस्फेरिक एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज कूलिंग टावर अप्रोच। कूलिंग टावर अप्रोच डिज़ाइन के लिए बहुत मायने रखता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, कि आपका जो बाहर का जो एयर आ रहा है उसका WBT यानी वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, और कूल हुआ जो वाटर है यहाँ स्प्रेइंग होने के बाद जो वाटर कूल हो गया उसका टेम्परेचर कितना है, यानी कि इसका एटमॉस्फेरिक एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर और कूल वाटर जो आउटलेट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस ही अप्रोच कहा जाता है। यहाँ मैंने देखो लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखो पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है।
अब ये जो कंडेंसर है, कंटिन्यूअसली वाटर मूवमेंट के चलते इनकी जो ट्यूब है ना, इसमें भी स्केलिंग जम जाती है। भले आप एंटी स्केलिंग की डोजिंग कर रहे हो, जो भी करो, बट लॉन्ग टर्म के बाद क्या होता है कि आपके इस ट्यूब के अंदर जो है स्केल थोड़ा 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 करके जमा होता रहता है। तो उसको भी आपको मंथली या 2 महीने में, 3 महीने में यहाँ का जो कंडेंसर का जो डिसेंडर रहता है उसके बोल्ट्स खोल देने हैं, और एक लंबे पाइप में एक यहाँ पे ब्रश लगा करके लंबा पाइप अरेंज किया जाता है। सभी ट्यूब में 1 बाय 1 जो है उसको एंड तक घुसा करके क्लीनिंग की जाती है उसको, ठीक है। और उसके क्लीनिंग के लिए जो है ना, जो केमिकल भी एक उसके कूलिंग टावर के, ये जो कंडेंसर है ना, कंडेंसर के ट्यूब की क्लीनिंग भी एक केमिकल से की जाती है। उसका नाम होता है सल्फामिक एसिड। सल्फामिक एसिड, इसके थ्रू क्लीनिंग किया जाता है, ठीक है। तो वो क्लीनिंग आप मंथली 2 महीने 3 महीने में, जैसे आपके कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस रहे उसी हिसाब से आपको करना रहता है। तो ये चीज़ हो गई। अब कूलिंग टावर की इफ़िशियंसी के लिए कुछ 4-5 पैरामीटर होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लो डाउन, ब्लो डाउन का ब्लो मतलब ब्लो डाउन, यानी कि एक फिक्स इंटरवल टाइम पे आपको कूलिंग टावर का ये जो वाटर है जो सर्कुलेशन में होता रहता है ना, इनका टीडीएस बढ़ जाता है लॉन्ग टर्म के बाद। टीडीएस यानी होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो उसको क्या करना है, एक फिक्स टाइम के बाद जो है उसको आपको ब्लो डाउन कर देना है, यानी कूलिंग टावर से बाहर निकाल देना है, और उसके अंदर जो है फ्रेश वाटर आपको भर देना है यहाँ से, ठीक है। फ्रेश वाटर, इसी पाइपलाइन में फ्रेश वाटर आपको एंट्री कर देना है, या सम्प में भर दीजिए, सम्प में भी चालू रहता है। डायरेक्ट आप एक नई पाइपलाइन डाल दो यहाँ से, फ्रेश वाटर बोल के फ्रेश वाटर की एंट्री चालू रखो। तो वैसे तो नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सर्कुलेशन के साथ साथ फ्रेश वाटर का भी थोड़ा बहुत लाइन चालू करके रखते रहते हैं, जिससे कि पानी कंटिन्यूअसली वही का वही पुराना होकर यूज़ ना होता रहे। तो एक तरफ से फ्रेश वाटर का थोड़ा सा लाइन ओपन रख देते हैं, जिससे कि वो उसमें मिक्स होता रहेगा, तो आपका वाटर जो है ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लो डाउन भी कर सकते हो आप, मतलब ओल्ड वाटर को निकाल के नया वाटर भर दो, या आपका फ्रेश वाटर कंटिन्यू चालू करो। और जब पानी की क्वालिटी ख़राब होने लग जाए, जब आपको लगे कि पानी का जो टीडीएस बढ़ रहा है, तो आप उसको जो है ब्लो डाउन करके एग्जॉस्ट कर दीजिए, नया पानी भर लीजिए फिर से। इसके बाद होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन यही हो गया, आपका एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू जो भी पानी आपका हवा के थ्रू बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये फैन इतना स्ट्रांगली घूमता है ना कि बहुत सारे पानी के पार्टिकल ये खींच लेता है ऊपर की तरफ। तो जो बहुत सारे पानी के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में चले गए, तो वो इवोपरेशन में चले गए बाहर। तो वो पानी भी आपका कूलिंग टावर में कम होते रहता है धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म के बाद आप देखोगे पानी धीरे धीरे कम होता रहता है। तो आपका कुछ पानी तो ब्लो डाउन के चक्कर में निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका टीडीएस बढ़ गया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बढ़ गया, तो ब्लो डाउन करके पानी निकाल दो और फ्रेश वाटर भरते रहो यहाँ से। दूसरा क्या हो गया, इवोपरेशन वाला बता दिया, इवोपरेशन का पानी कैसे बाहर गया। तीसरा है विंडेज वगैरह। विंडेज वगैरह क्या रहते हैं कि जैसे कि ये सब जो लोअर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ये क्या 100% आप इनको क्लोज तो नहीं कर सकते, तो ये ओपन रहते हैं ना, तो जब हवाएं अंदर आती है ना, तो बहुत सारे पानी के पार्टिकल बाहर भी यहाँ पे गिरते रहते हैं। इसलिए मोस्टली जहाँ कूलिंग टावर लगे रहते हैं, आप देखना उनका प्लेटफॉर्म मोस्टली भीगा हुआ रहता है, क्योंकि पानी आजू बाजू से या हवा का ज़्यादा विंड फ्लो ज़्यादा हो गया तो कभी कभी पानी बाहर भी, मतलब फिकाते रहते हैं, पानी बाहर भी आते रहते हैं, तो पानी बाहर भी जमा होते रहते हैं, तो उनको विंडेज वगैरह के में लॉसेस में काउंट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखने जाओ तो कूलिंग टावर के केस में, कूलिंग टावर एक तो पूरे चिलर का एचवीएसी सिस्टम का हार्ट, मतलब इसको हार्ट कहा जाता है एचवीएसी सिस्टम का, कूलिंग टावर का, क्योंकि कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस है ना, कंडेंसर को मैटर करता है। अगर आपका कंडेंसर अगर ख़राब हो गया या नहीं चल रहा है, तो आपका पूरा आरएसी का साइकिल यहाँ पे बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कूलिंग टावर का जो ऑपरेशन है, कंडेंसर के ऑपरेशन से किस तरह से लिंक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। और मैंने काफ़ी, मतलब कोशिश तो की है, काफ़ी अच्छे से बताया है आप लोगों को। अगर इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें छूट गई हो या मुझे ध्यान नहीं रहा हो, बताने के लिए रह गया होगा, तो आप क्वेश्चन करना, मैं आपको बता दूंगा। और एक बार ये ड्राइंग आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिए। मैं इस ड्राइंग को काफ़ी हद तक आपको एक बार पूरा एग्जिबिट कर रहा हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए पूरा।
और जो रेफ्रिजरेंट है वो R22 यूज़ कर सकते हैं, आइदर 134A चिलर के केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका RAC साइकिल चलेगा वो तो रेफ्रिजरेंट से चलता है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है R22 आइदर 134A एजियोट्रोप ग्रुप का। ठीक है। और कूलिंग टावर की जो डिज़ाइन होती है मोस्टली टन्स में होती है। जैसे मान लो 10 TR हो गया या 200 TR हो गया, 300 TR हो गया। और एक चीज़ और बता दूँ, आपका चिलर अगर 200 TR का है तो आपको कूलिंग टावर कितने का लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा का लेना पड़ेगा, 250 TR पकड़ लो। ये एक रेशियो है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसका कारण यही बताया कि कूलिंग टावर में क्या है, बहुत सारे वाटर लॉसेस बहुत होते हैं। कुछ तो मैंने आपको बताया, यहाँ पानी के थ्रू जो है ये जब फ़ैन चलता है तो ये खींचता है, तो बाहर की हवाएं जो है पानी के साथ साथ इधर से निकलते हैं। कुछ पानी के पार्टिकल यहाँ से बाहर गिरते रहते हैं लोअर्स के थ्रू, और कुछ पार्टिकल जो है पानी के फिन्स में भी रह जाते हैं। तो वो सब जो है ओवरऑल देखने जाए, और जब लॉन्ग टाइम तक आपका वाटर सर्कुलेशन में रहता है कूलिंग टावर का, तो ब्लो डाउन करके पानी को निकालना पड़ता है, क्योंकि TDS ज़्यादा हो जाता है तो पानी को फेंकना पड़ता है और नया पानी फ्रेश वाटर भरना पड़ता है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का लॉसेस बहुत होता है कूलिंग टावर में। तो कूलिंग टावर के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हमको अच्छे से उसको मॉनिटर करना पड़ता है, अच्छे से उसकी केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह डालना पड़ता है, जिससे कि पानी की क्वालिटी ख़राब ना हो, और उसकी इफ़िशियंसी को मेंटेन करने के लिए कंडेंसर के ट्यूब की क्लीनिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए सल्फामिक एसिड के थ्रू। तो ये सारे पैरामीटर्स कूलिंग टावर से रिलेटेड हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे भी काफ़ी बताने में अच्छा लगा है, क्योंकि मैं इस पे काफ़ी काम करते रहता हूँ और कूलिंग टावर पे मैं एनर्जी सेविंग का भी रास्ता ढूंढते रहता हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और ये ड्राइंग चाहिए तो आप रख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, आपको अच्छा भी लगेगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में है तो आप पूछ लेना, वीडियो में मैसेज करना, मैं आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं मुझे वापस से इस चीज़ को बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है। तो अब मैं रखता हूँ। प्रैक्टिकली जो कूलिंग टावर, जो इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ और सवाल जवाब हो तो आप कह सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो थैंक यू मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, BE होल्डर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट। जो जॉब में है उनको भी नमस्कार, जो जॉब में जाने वाले उनको भी नमस्कार, और सभी अदर व्यूवर को भी मेरी तरफ से नमस्कार और गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दूसरा हम इक्विपमेंट के बारे में आपको बताएंगे जो HVAC से रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।